नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारा सेकेंड ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी वाले बच्चों का जो सिलेबस चल रहा है, आज उसी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पेपर नंबर 11 फैमिली एंड कम्युनिटी परिवार और समुदाय, इसकी हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। इसके बाद हमने तीसरी वीडियो पार्ट 3 बनाया था यूनिट 2.1 के बारे में, और आज हम उसी दूसरी यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। 2.3 यूनिट, 2.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 जितना भी आज की इस वीडियो में कवर हो पाएगा वो अपन आज देखेंगे। और आप जो है इनको लगातार पढ़ते रहिए, दूसरे बच्चों को शेयर कर दीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए और लाइक और कमेंट कर दिया करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, हम चालू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम इस 2.2 के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकलांगता का निदान, कि भाई विकलांगता का हम निदान किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान हम विकलांगता का निदान कर सकते हैं, मतलब विकलांगता का उपचार कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं। तो अपन पढ़ेंगे इसमें विकलांगता की निदान की प्रक्रिया, विकलांगता के निदान की यूनिट नंबर जो 2.2 है उसके अंदर ज़्यादा खास मैटर नहीं है, थोड़ा सा मैटर है, 2-3 पेज का मैटर पूरा लिया हुआ है। पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप को जो भी कुछ चीज़ें इसमें से छोटी मोटी समझाने वाली हैं, मैं यहाँ पर आपको उसको क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अपन को देखिए, विकलांगता का निदान करने के लिए यदि आप किसी भी बच्चे की विकलांगता का उपचार करना चाहते हैं, निदान करना चाहते हैं, उसकी ऐसा ये उसको कोई भी राहत देना चाहते हैं, तो भैया सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि विकलांगता का कारण क्या है। मतलब विकलांगता ऐसे कौन सा कारण रहा है, ऐसे कौन से कारक रहे हैं उनके द्वारा विकलांगता जो है वो प्रभावित हुई है, विकलांगता उसके कारण इसके अंदर बच्चे के अंदर आई। तो ये प्रक्रिया जब हम देख लेते हैं, जब हम कारकों तक पहुंच जाते हैं, जब हम उस कारण तक पहुंच जाते हैं, तो हमको उसके निदान की प्रक्रिया में बहुत आसानी होती है। दूसरी चीज ये है कि यदि हमने निदान की प्रक्रिया भी अपनाई, हमने निदान के कोई उपाय भी ढूंढ लिए, हमने निदान की प्रक्रिया भी देख ली कि भाई इसको कैसे करके निदान किया जा सकता है इसका, तो भी ये हमारे जो निदान करने वाले जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके सामने भी इसमें काफ़ी तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। तो कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलूँगा, बाकी की इस 2.2 के अंतर्गत अधिक मैटर जो है आपका नहीं है। ये हम पढ़ रहे हैं वो 2.2 है, तो 2.2 के अंदर ज्यादा मैटर आपका नहीं। तो पहली चीज जो मैं आपको बताता हूं कि बच्चे की वास्तविक विकलांगता, इसके अंदर पहली समस्या आपको आएगी बच्चे की वास्तविक विकलांगता। मतलब ये आपके कारक हैं। क्या है ये आपके कारक? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस बालक को प्रभावित करते हैं, बालक की विकलांगता को प्रभावित करते हैं, और जब तक तुम उन कारकों तक नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम उनका पता नहीं लगाओगे, तब तक आप विकलांगता के निदान तक पहुंचना आपका बहुत मुश्किल है, तब तक आप निदान तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको यही चीज देखनी होती है कि कारक क्या हो। तो बच्चे की वास्तविक विकलांगता क्या है? कहने का मतलब बच्चा जो है, आपको पता है कि हमने
फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, और उस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि एक बच्चे के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर जो डिसेबिलिटी होती है, उन डिसेबिलिटी का जो प्रकार है, मतलब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो है 21, मतलब 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमें उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा कि इस बच्चे के अंदर वास्तविक रूप से जो विकलांगता है वो कौन सी है, वास्तविक रूप से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम कौन सी है, शारीरिक है या बच्चे को मानसिक प्रॉब्लम है या अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो मेंटल रूप से है, सुनने में है, श्रवण बाधिता में है, या वो देखने संबंधी प्रॉब्लम उसको है, चलन संबंधी है। तो ये कैटेगरीज के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर जो बच्चा है वो विकलांग है। जब हम उसकी वास्तविक विकलांगता का पता लगा लेते हैं, बच्चे की वास्तविक विकलांगता का जब हमको पता लग जाएगा तो हम अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, मतलब उस विकलांगता के अकॉर्डिंग आप उस बच्चे का निदान खोज सकते हैं या उस बच्चे का निदान जो है कर सकते हैं। तो पहला कारक तो आपका ये है कि बच्चे की वास्तविक जो विकलांगता है उसका हमें पता लगाना होता है। एक निदान के समय बच्चे की उम्र, एक आपकी जो है वो कारक आएगा आपका बच्चे की उम्र, मतलब जब हम बच्चे की डिसेबिलिटी का, वास्तविक डिसेबिलिटी का पता लग जाएगा हमको, हम ये पता कर लेंगे कि भाई इसमें इस बच्चे की वास्तविक डिसेबिलिटी यह है, वो मानसिक रूप से है या चलन संबंधी है या श्रवण या दृष्टि संबंधी है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का जब हमको पता लग जाता है तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है कि बच्चे की उम्र कितने है, मतलब बच्चा कितना बड़ा हो चुका है। आपने देखा होगा काफी डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो बच्चे के अंदर जन्म से उपस्थित रहती हैं, जन्म से ही बच्चे को के अंदर पाई जाती हैं। कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है जो जन्म के कुछ दिन बाद हो जाती है, कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है जो किसी दुर्घटना के कारण आ जाती है, या कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है जो अपने आप ही किसी बीमारी के कारण आ जाती है। तो उस स्थिति में हमको ये पता लगना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है। क्यों? क्योंकि काफी डिसेबिलिटी ऐसी है जो व्यक्ति की या बच्चे की उम्र पर डिपेंड होती है कि बच्चे की उम्र क्या है। यदि उस बच्चे की उम्र उस डिसेबिलिटी को पूरा करने के लिए सही है तो उस डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है, और यदि उसकी उम्र उससे संबंधित नहीं है तो उस डिसेबिलिटी को पूरा किया जाना संभव नहीं होता है, तो उसकी कोई निदान प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है। एक निदान करने वाली एजेंसी, निदान करने वाली एजेंसी। अब माना कि हमने किसी भी बच्चे की वास्तविक विकलांगता का भी पता कर लिया, हमने उसकी उम्र का भी पता कर लिया, मतलब बच्चे की जो उम्र है वो डिसेबिलिटी को दूर करने वाली है, मतलब उस उम्र में हम बच्चे की डिसेबिलिटी दूर कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है उस एजेंसी का, जो एजेंसी उस बच्चे की डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए कार्य कर रही है। मतलब क्या वो संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई विद्यालय है, कोई पर्सनल व्यक्ति है, कोई एजुकेटर है, या कुछ भी है, वो एजेंसी कैसी है, वो एजेंसी किस प्रकार से उस बच्चे की डिसेबिलिटी का निदान करना चाहती है, या निदान करने के लिए योग्य है या योग्य नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो तीसरे नंबर पर एजेंसी के लिए क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं निदान की प्रक्रिया में। मतलब यदि आपको बच्चे की डिसेबिलिटी का निदान करना है, कोई उपचार करना है, तो आपको ये इसके जो तीन कारक हैं, सबसे पहले बालक की डिसेबिलिटी का पता लगाना, इसके बाद उसकी उम्र का पता लगाना कि उसकी उम्र कितनी है, उस उम्र में डिसेबिलिटी कंप्लीट हो सकती है, उसका निदान हो सकता है, नहीं हो सकता है,
और एक है निदान करने वाली एजेंसी। जिस एजेंसी को ये कार्य दिया गया है, जिस संस्था को ये काम दिया गया है, वो संस्था उस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए कितनी कारगर है, ये चीज अपन को इसमें देखनी होती है। इसके अलावा यदि अपन इसमें बात करते हैं डिसेबिलिटी को, यदि अपन दूर करने का प्रयास करेंगे निदान की प्रक्रिया में, तो इसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है परिवार। अहम भूमिका किसकी होती है? इसमें परिवार की होती है। मतलब परिवार में सबसे प्रमुख यदि बात करें अपन, तो सबसे प्रमुख हो गए आपके माता और पिता। सबसे पहले हमारा परिवार होता है, परिवार में भी होते हैं माता पिता। बच्चे की डिसेबिलिटी का पता लगने के बाद में कि बच्चा हमारा कौन सी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी उसके अंदर आई हुई है, तो उस डिसेबिलिटी में उसका निदान करना, उसकी निदान की प्रक्रिया को स्टार्ट करना, वो सबसे पहले हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? परिवार के ऊपर। और परिवार में भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? माता पिता के ऊपर। यदि अपन आगे की प्रक्रिया में बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया है चिकित्सा। और चिकित्सा में भी आपको पता है कि चिकित्सा की जो प्रक्रिया है वो किसके हाथ में होती है? डॉक्टर के हाथ में। मतलब हमारी सरकार के द्वारा काफी ऐसे वो डॉक्टर जो हैं वो निर्धारित किए हुए हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं या अन्य प्रकार से वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। जैसे माना कि कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है जो किसी मूक बधिर बच्चे की देखरेख कर सकता है, या कोई दृष्टि बाधित वाले डॉक्टर हैं, या कोई माइंड वाले जो है जिसमें मेंटल संबंधी डिसेबिलिटी पाई जाती है, जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट के कोर्स वगैरह जो है वो हमारी सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं, और उन कोर्स को करने के बाद में व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट का कार्य कर सकता है। मतलब वो बच्चे को साइकोलॉजी से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है उसको दूर करने में सक्षम होता है। इसके अलावा काफी साइन लैंग्वेज के कोर्सेज हमारी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें सांकेतिक भाषा को के लिए एक टीचर तैयार किया जाता है, और वो सांकेतिक टीचर जो होता है वो अपने मूक बधिर बच्चों को क्या करता है? वो स्टडी प्रोवाइड कराता है, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करता है, या उनकी अन्य जो समस्याएं हैं उनका निदान करने में उनकी सहायता करता है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बोलने में, जैसे मूक बधिर में दोनों प्रकार के आते हैं, मतलब सुनने में प्रॉब्लम वाले और बोलने में प्रॉब्लम वाले। तो बोलने में प्रॉब्लम वालों के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा थेरेपिस्ट की व्यवस्था की गई है। थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चे को बोलने के लिए क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, उनकी बोलने की समस्या का निदान करते हैं, और उनको ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके उनको बुलवाने का प्रयास करते हैं, उनको बोलने की थेरेपी देते हैं। तो ये सारे जो निदान की प्रक्रिया है ये चिकित्सा के द्वारा भी जो है वो संभव होती है। इसके बाद अपन की जो यदि अपन बात करें आगे, तो आगे अपन की बात करें तो ये विद्यालय के तक भी इसका जो है वो आता है। विद्यालय, और विद्यालय में भी अपन के दोनों ही तरह के विद्यालय इसके अंदर आ जाएंगे, विशेष व सामान्य। विशेष व सामान्य दोनों ही तरह के विद्यालय इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। मतलब हमारी सरकार के द्वारा ऐसे विकलांग बच्चों की निदान की प्रक्रिया में हमारी सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालय भी खोले गए हैं जहां पर इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है, जहां पर इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ इनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, इनको काफी कौशल सिखाए जाते हैं, जिससे कि ये अपना जो जीवन है उसको आराम से व्यतीत कर सकें और समाज के अंदर ये एक सम्मान प्राप्त कर सके। तो ये निदान की प्रक्रिया में ये भी हमारे जो है वो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा जो है वो हम इस जो 2.2 जो यूनिट है इसके अंदर इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है, केवल एक निदान की प्रक्रिया है। जो निदान की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी
कि ये कारक हैं, सबसे पहले हमें इनका पता लगाना होगा। इनका पता लगने के बाद में जब कंफर्म पता लग जाए तो व्यक्ति को इन सबकी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की डिसेबिलिटी का निदान किया जा सकता है। ये यहाँ पर आपका जो है यूनिट 2.2 उसके अंदर बस केवल इतना ही पार्ट आपका है। आपकी जो 2.3 है, इसके बाद अपन की जो 2.3 है उसमें अपन को पढ़ना है 2.2 की जो थ्योरी है उसको आप एक बार पढ़ लें, आपको आराम से वो समझ में आ जाएगी। और थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अब अपन पढ़ेंगे हमारी 2.3 यूनिट नंबर 2.3 और इसके अंदर है पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी। पारंपरिक प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का महत्व ये हम पढ़ेंगे 2.3 के अंदर। दो चीज पढ़ेंगे अपन, पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, मतलब परिवार में समाज में जो प्रथाएं संचालित हैं, जो रीति रिवाज है, उन प्रथाओं के अंदर परिवार की क्या भागीदारी होती है और वकालत का क्या महत्व होता है, मतलब उनके वहां पर बोलने का, उनके वहां पर कार्य करने का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सहयोगियों के रूप में परिवारों की भूमिका। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सहयोगियों के रूप में परिवारों की भूमिका। इसके अंदर अपन को पढ़ना है कि एक परिवार जो होता है वो विकलांग व्यक्तियों के माता पिता होते हैं उसमें, या उसके भाई बहन हैं, या परिवार में अन्य कोई भी जो सदस्य है, वो आपको पता है कि विकलांग व्यक्ति की सहायता करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी अहम भूमिका होती है। अभी हमने पढ़ा भी था कि घर की सबसे पहली भूमिका हमारे परिवार की होती है। परिवार के बाद में आप चिकित्सक हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, विद्यालय हो सकता है। ये सारी चीजें डिसेबिलिटी को दूर करने में सहयोगी होती हैं। लेकिन यदि सबसे पहले अपन बात करें तो सहयोगी के रूप में हमारे परिवार की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो, जैसे माना कि किसी परिवार में किसी बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी हो गई, तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं उस डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको मान लेते हैं कि भाई ये डिसेबिलिटी किसी बच्चे के अंदर आई है तो इसमें उस बच्चे का और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। कोई चीज ऐसा कोई परिवर्तन है, चाहे इसको कोई आप साइंस की दृष्टि से माने, आध्यात्मिक दृष्टि से माने, प्राकृतिक दृष्टि से माने, किसी भी प्रकार से माने, तो बहुत से परिवार इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं और इसमें उस बच्चे के सम्मान के लिए, उस बच्चे के कार्यों के लिए, उस बच्चे की हर संभव हेल्प के लिए परिवार जो होता है वो सदैव तत्पर होता है। तो ये जो है परिवार सहयोगी की भूमिका जो है निभाता है। अब परिवार की पारिवारिक समर्थन या सहयोग जो है, इसको अपन किसके रूप में देख सकते हैं, मतलब इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आपको पता है कि परिवार की सहयोगी के रूप में इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो परिवार को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है ये। परिवार में जो डिसेबल बच्चे हैं उनको मदद करने वाली प्रक्रिया है ये, जिसको हम परिवार के सहयोगी के रूप में जानते हैं। कि परिवार का सहयोगी कौन है, जो डिसेबल बच्चे की हेल्प कर रहा है, जो डिसेबल बच्चे को सहायता दे रहा है, या वो परिवार की मजबूती के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम परिवार का सहयोगी बोलते हैं। मतलब उसको परिवार के सहयोगी के रूप में हम उसका क्या करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे।
इसमें अगली जो चीज आती है वो है सामाजिक और भावनात्मक समर्थन। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन। बहुत से लोग जो है आपने देखा होगा, काफी लोग विकलांगता को एक मतलब घृणित तरीके से देखते हैं कि अरे भाई ये तो विकलांग है, ये तो हमारे घर में बहुत बड़ी दुविधा है, ये तो हमारे घर में एक त्रासदी है, ये तो हमारे घर में एक प्रलय हो गई कि हमारे घर का जो बच्चा है वो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो ये जो है ये हमेशा ही उस विकलांग बच्चे के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होता है। मतलब उस विकलांग बच्चे के लिए ये चीजें समाज में जो होती हैं, आपने देखा होगा समाज के अंदर जो विकलांग बच्चे होते हैं या किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उन बच्चों की उपेक्षा की जाती है, उन बच्चों को मतलब दूर रखा जाता है, उन बच्चों को अच्छे कार्यों में नहीं बुलाया जाता, उन बच्चों को अच्छी चीजें लाई नहीं जाती, उनको अच्छे ढंग से रखा नहीं जाता, अच्छा इलाज नहीं कराया जाता, अच्छे कपड़े नहीं पहनाए जाते। तो ये सारी चीजें जो है एक त्रासदी मान के जो व्यक्ति है वो काम करता है। उनकी जो भावनाएं हैं, भावनात्मक समर्थन भी उनको प्राप्त नहीं होता है। मतलब उनकी जो भावनाएं हैं, जैसे आपको पता है कि आज हमको हर तरह की हमारे अंदर भावना होती है। हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम अच्छा पहनना चाहते हैं, हम अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं, हम अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं, हम अच्छी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हम सारी चीजें हमारे अंदर भावनाएं जो है मौजूद हैं, तो एक डिसेबल बच्चा जो है, उस डिसेबल बच्चे के अंदर भी वो भावनाएं मौजूद हैं। मतलब वो डिसेबल बच्चा भी उन भावनाओं को क्या है, उन भावनाओं उसके अंदर हैं और उन भावनाओं को पूरी करना चाहता है, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन वो डिसेबल होने के कारण, डिसेबिलिटी से ग्रसित होने के कारण वो अपनी भावनाओं का समर्थन नहीं कर पाता है। मतलब दूसरे लोग उसकी भावनाओं का समर्थन नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक उनके साथ में अत्याचार होने वाली जैसी बात हो जाती है। अब इसके अंदर एक पुनर्वास संबंध जो है, इसके अंतर्गत एक पुनर्वास शब्द यहाँ पर जो है आपको आता है कि पुनर्वास इसकी पूरी व्यवस्था करता है। पुनर्वास का मतलब होता है, यदि अपन हिंदी में बात करें तो पुनः और वास, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। यदि अपन हिंदी के अंदर बात करें तो इसका अर्थ होता है पुनः मतलब दोबारा, पुनः मतलब दोबारा, वास मतलब आवास की व्यवस्था करना। मतलब ऐसे बच्चों के लिए हमारी सरकार के द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। मतलब इन बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। और ये आपको पता है इसका पूरा काम जो है वो RCI के अंतर्गत आता है, ये इसको हैंडल करता है। RCI मतलब रिहेबिलिटेशन फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये आपको परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या इसका हिंदी में नाम, आप दोनों तरीके से इसको याद रखेंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय पुनर्वास परिषद। ये हमारी जो इन विकलांग बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, इन विकलांग बच्चों की इन व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान जो है वो पुनर्वास परिषद के द्वारा रखा जाता है। अब इसका जो प्रोसेस क्या होता है, इसका पुनर्वास का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। इसका पुनर्वास की प्रक्रिया, पुनर्वास की प्रक्रिया क्या होती है, पुनर्वास की प्रक्रिया, ठीक है ना। द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा ऐसे करके समझना है कि ये प्रोसेस में क्या होता है। तो इसको अपन थोड़े से तीर के निशानों से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया होती है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स एंड नीड, ठीक है ना।
तो समस्या जो होती है, समस्या की पहचान, व्यय आवश्यकता, व्यय आवश्यकता, ये आपकी सबसे पहले अपन की आ गई। इसके बाद में आप यहाँ पर उसकी प्रभाव, ठीक है ना, एक इसके प्रभाव, यदि अपन इधर से इधर चलते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी उससे संबंधित प्रॉब्लम, संबंधित समस्याएं, उससे संबंधित समस्या है। इसके बाद अपन का जो है अगला प्रोसेस आ जाएगा इसके अंदर, डिफाइन टारगेट प्रॉब्लम एंड टारगेट मेडिएटर्स, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैसेज। मतलब आपको समस्याओं को क्या करना है, टारगेट, समस्याओं को दूर करने के लिए अपन को क्या करना है, एक टारगेट करना है। और इसके बाद जो है अपनी ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगी, और इसमें आ जाएगा प्लान, मतलब उपाय की योजना। तो ये चीज आपको एक चक्र जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे, इसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि पुनर्वास की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान की जाएगी। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, समस्या की पहचान की जाएगी कि इस बच्चे को किस प्रकार की समस्या है, और दूसरी चीज इसको कैसी चीज की आवश्यकता है, मतलब समस्या कौन सी है और इसको आवश्यकता क्या है, ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में ये पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर हमको ये हो जाएगा कि जो समस्या यहाँ पर बच्चे को आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे संबंधित अन्य समस्याएं भी बच्चे को होती हैं, तो इस समस्या के साथ साथ में उससे संबंधित कितनी समस्याएं हैं उस बालक के अंदर, तो सारी समस्याओं की खोज आपको करनी पड़ेगी। पहले एक मुख्य समस्या के बाद में उससे संबंधित समस्याएं अपन को क्या करनी है, खोजनी है। इसके बाद में हमारा तीसरा कार्य होगा कि हम उन समस्याओं को क्या करें, दूर करने का क्या करें, संबंधित समस्याओं को हम डिफाइन करें, टारगेट करें, उनको हम एक लक्ष्य बनाएं। क्या बनाएं हम इनको, लक्ष्य बनाएं। क्या बनाना है इनको, लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य किसको बनाना है, पहले मुख्य समस्या को, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद में ये संबंधित समस्या, इन दोनों को अपन को क्या करना है, प्लस, मतलब इन दोनों समस्याओं को जोड़ना है, और दोनों समस्याओं को जोड़ करके इन समस्याओं को दूर करने का क्या बनाना है, आपको लक्ष्य बनाना है। एक टारगेट करना है इन प्रॉब्लम्स को कि ये प्रॉब्लम हम कैसे दूर करें, मतलब इन प्रॉब्लम्स को हमको हर प्रकार से हर कंडीशन में जो है वो दूर करना है। तो इसको ये हो गया, यहाँ पर टारगेट हो गया समस्याओं को दूर करने का। इसके बाद में जो है हमें इसकी टारगेट हमने कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि हमें इन समस्याओं को दूर करना है। तो हम ऐसी कोई योजना बनाएंगे यहाँ पर 4 नंबर पर कि हम उस समस्या को आसानी से दूर कर सकें, उस बालक को हम आसानी से राहत दे सकें, उसकी डिसेबिलिटी को हम नॉर्मल से दूर कर सके। तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। और इसके बाद में जब योजना बनाएंगे और योजना को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे, उस योजना को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं व्यक्ति के लिए बनाती है, या अन्य डिसेबल बच्चों के लिए बनाती है, या हमारे लिए बनाती है, या मजदूरों के लिए बनाती है, या किसान के लिए बनाती है। तो वो योजना एक प्लेटफॉर्म पर कार्य नहीं कर पाती है, मतलब वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती है। जब वो योजना प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती है तो उसका पूरा जो है फायदा हमें नहीं मिल पाता है, पूरा फायदा हमको नहीं मिल पाता है। तो अपन को सबसे पहले योजना बनानी है, और योजना बना के उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। कहने का मतलब ये हो गया, हमने योजना बनाई,
हमने योजना का पूरा मूल्यांकन कर लिया कि ये योजना है, ये व्यक्ति के काम आएगी, मतलब उस डिसेबल बच्चे को बहुत काम आएगी, डिसेबल बच्चे को कोई ना कोई ये सुख और सुविधा देने के काम आएगी। तो इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे और इसको हम विकलांग बच्चों के लिए क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। मतलब इस योजना का लाभ हम उन बच्चों को देना स्टार्ट कर देंगे जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। इसके बाद अपन को इसके क्या देखने हैं, इसके प्रभाव देखने हैं। प्रभाव मतलब आपने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में आपने इस योजना का क्रियान्वयन किया, योजना को आपने लागू कर दिया, योजना पूरी तरीके से वर्क करने लग गई। और जब योजना पूरी तरीके से वर्क करने लग गई तो उस योजना का कुछ प्रभाव हमारे विकलांग बच्चों के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि योजना बनी, योजना का क्रियान्वयन भी हुआ और योजना का क्रियान्वयन होने के बाद भी हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो इस योजना का आपको खूब पता है कि इस योजना का जब लाभ ही नहीं मिला, जिस विकलांग बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई उनके लिए ये लाभ ही नहीं मिला, तो इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इसके प्रभाव भी हमको देखना जरूरी है। तो ये पुनर्वास की क्या है भैया, प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि भाई पुनर्वास की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कि वो विकलांग बच्चों को, डिसेबल बच्चों को किस प्रकार से वो सहयोग देता है, तो अपन को ये बताना है कि सबसे पहले समस्या की पहचान होगी, मुख्य समस्या के साथ साथ उसके साथ संबंधित कितनी समस्याएं हैं, एक उन समस्याओं को दूर करने का एक लक्ष्य बनाया जाएगा, एक टारगेट बनाया जाएगा। टारगेट के बाद में एक योजना बनाई जाएगी कि उनको किस प्रकार से पूरा किया जाए। योजना को हम प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, योजना को लागू करेंगे, उसके बाद हम उसका क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे कि उस योजना का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जब हम ये पूरा पुनर्वास का जो प्रोसेस है इसको जब हम पूरा फॉलो करते हैं, हम पूरा करते हैं, तो बच्चे की समस्या का निदान जो है वो हम कुछ हद तक, मतलब बहुत अधिकांश तरीके से उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये अपन का इसके अंदर जो है इसका प्रोसेस है। अब इसमें आपका क्या है कि 2.3 यूनिट के अंदर अपना इतना ही पार्ट इसमें दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप थ्योरी भी पढ़ के देखेंगे तो थ्योरेटिकल तरीके से भी हमारा इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो भैया ये 2.2 और 2.3 यूनिट जो है वो हमने इस लगभग 30-35 मिनट के वीडियो में आपको जो है वो कंप्लीट करके और समझा दिया है। इसको आप एक बार जरूर पढ़ें। जब तक आप इसको एक बार नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी वीडियो से आपका काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हमारी वीडियो को केवल सुनेंगे, जब तक आप उसको एक फिजिकल रूप से किसी चीज को सामने लेकर नहीं बैठोगे तब तक आपको ये पूरा होना संभव नहीं होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ना होता है और जो चीज को हमें एक्सप्लेन करने की चीज हमको लगती है कि भाई इस चीज को तो बच्चे के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उस चीज को हम बच्चे के सामने एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर पढ़ना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपकी जो है 2.3 हो गई, 2.2 और 2.3। नेक्स्ट वीडियो में 2.4 और 2.5 को हम कवर करेंगे। उसमें चाहे वो 30 मिनट की वीडियो बने, 40 मिनट की बने, चाहे 1 घंटे की बने, लेकिन हम उसको उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए हमने इसमें 2 यूनिट जो है वो कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और आप अपनी पढ़ाई करते रहो। आपके लिए हमारी तरफ से आपके जो भी भविष्य में जो आप कार्य करना चाहें उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा जो है वो हम आपको कोई सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हमारे पास में दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए केवल दुआ कर सकते हैं, कोई पढ़ने का मैटर दे सकते हैं,
कोई एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई करना सबसे बड़ा मुद्दा होता है और पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। आप पढ़ाई करें, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, अपनी एक दिनचर्या बनाएं और दिनचर्या बना करके आप अपना काम करें। और यदि आप इस प्रकार से अपना काम करते हैं तो अवश्य अवश्य आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। आपके लक्ष्य से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। और 2.4 और 2.5 की वीडियो भी तुरंत आपको कल ही मिल जाएगी। आज आपको ये मिल गई, कल ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड जो आप हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।